हेलो एवरीवन, मैं अनुप कुमार पांडे एग्जाम बेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज इकोनॉमी के सेशन में अगली सीरीज लेके आया हूं। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस क्लासेस के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां पर जाके पहले पिछली क्लासों को कर लें ताकि आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक भली भांति आपको समझ में आए। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज क्या है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज क्या है, जिसमें हमने 3 मुख्य क्षेत्रों के बारे में बात की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जबकि 2 गौण क्षेत्रों के बारे में हमने बात किया था। और उसके बाद हमने एक वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य वर्धन के बारे में बात किया था, मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन। और दूसरा हमने ये बात किया था कि कच्चा माल क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम आपके सामने इकोनॉमी के जो सिस्टम हैं, आर्थिक प्रणालियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करने आए हुए हैं। इकोनॉमिक जो सिस्टम है, अर्थव्यवस्थाएं किस आधार पर चलती हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको पसंद आता है अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिसको इनकी जरूरत है। तो शुरू करते हैं। उसके पहले हम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना ये चाहेंगे कि जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी इंसान को अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होती है। जैसे एक आदमी के बारे में बात करें, एक मनुष्य के बारे में बात करें, एक मैन के बारे में बात करें, तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यक चीज क्या है? उसके लिए सबसे पहली आवश्यक वस्तु में आती है उसको भोजन मिल जाए, उसके बाद घर मिल जाए, उसको कपड़ा मिल जाए उसको। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और घर तो जानवरों को भी चाहिए, भोजन तो जानवरों को भी चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या अर्थव्यवस्था के सामने यही है कि वो भोजन जो है, वो कपड़ा जो है, वो बेसिक जो वस्तुएं हैं, बेसिक सेवाएं हैं, उन बेसिक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किस माध्यम से किया जाए, उन बेसिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस तरीके से किया जाए। क्योंकि आपको पहले से पता है, पहले ही हमने बताया है, जो हमारे पास संसाधन है वो दुर्लभ संसाधन है, यानी कि संसाधनों की कमी है, लैक ऑफ रिसोर्सेस है। हमारे पास संसाधन इतने कम हैं कि सबको देना उतना ही इम्पॉसिबल है। अब उसके लिए कोई एग्जाम्पल मेरे पास बचता नहीं है, क्योंकि संसाधन सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, घर सबको चाहिए। ऐसे में हमारे सामने आज नहीं बहुत पहले ही ये समस्या उत्पन्न हुई कि वो कौन कौन से आधार होने चाहिए जिन आधार पे हम क्या करें, अर्थव्यवस्था को ऐसे व्यवस्थित करें ताकि हर एक मनुष्य को, यानी कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, जो हॉस्पिटल फैसिलिटी को नहीं अफोर्ड कर सकता है, या फिर जो खाने के लिए खाना नहीं खरीद सकता है, उसके लिए मिनिमम ऐसी क्या व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने जीवन को सरवाइव कर सके, वो इस एटमॉस्फेयर में जिंदा रह सके। उसके पहले हमने 2 बिंदुओं पर बात की हुई थी, 2 चुनौतियां अर्थव्यवस्था की हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। और वो चुनौतियां क्या थी? वो चुनौतियां थी कि जो संसाधन है हमारे पास वो दुर्लभ हैं, सीमित हैं, उनका उत्पादन कैसे किया जाए। एक हमने ये कहा था कि एक हम आयात कर लेते हैं संसाधन को। एग्जाम्पल देके हमने ये समझाया था कि आप जैसे ऑक्सीजन की कमी चल रही है भारत में, वेंटिलेटर कम है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को फॉरेन कंट्रीज से आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और वैक्सीन भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वेंटिलेटर भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अदर्स जो हमारे मित्र कंट्रीज हैं, जो फ्रेंड कंट्रीज हैं, वो हमें इन सब क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। तो केवल इन्हीं क्षेत्रों में ही नहीं, और भी जो क्षेत्र हैं उन सब में भी अदर कंट्रीज जो हैं वो हेल्प करती हैं हमें। आज के पहले फूड के क्षेत्र में भी, जब हमारे पास फूड के क्षेत्र में यानी कि खाद्य के क्षेत्र में हम निर्भर नहीं थे, हम अदर कंट्रीज पे डिपेंड थे, उस समय भी विदेशी जो देश थे वो हमारी हेल्प कर रहे थे ताकि हम अपने यहाँ जो हमारी मानव सभ्यता है, जो मानवता है, वो उसे हम जीवित रख सकें। प्रत्येक मनुष्य को उसकी खाद्य सामग्री प्रस्तुत हो सके, उसे मिल सके। और उत्पादन के लिए हमने क्या कहा था? उत्पादन के लिए अपनी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए हम उत्पादन को क्या कर दें,
बढ़ा दें। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, उतनी फैक्ट्रियां नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि हम सडनली क्या करें, फैक्ट्री को इंस्टॉल करें और उसके बाद मशीनें लगा के हम काम शुरू कर दें। ऐसा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, पैसे की कमी है। हर एक कंट्रीज के पास पैसे की कमी होती है। तो हम इसमें क्या जरूरत है, तो उत्पादन अगर हमें बढ़ाना है तो निवेश हमें बढ़ाना पड़ेगा। निवेश बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पैसा किसी चीज में खर्च होगा तो क्या होगा, मशीनें आएंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी, उद्योगों का निर्माण होगा, सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी निर्माण है वो सारे होंगे जो उत्पादन के कारक होते हैं, उत्पादन में जो सहयोग करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। तो निवेश बढ़ेगा और निवेश किसके द्वारा किया जाएगा, तो निवेश वो व्यक्ति करेगा जिसे चाहिए क्या, लाभ चाहिए। जो लाभ प्राप्त करना चाहता है वो निवेश करता है। जो लाभ प्राप्त करना चाहता है वो क्या करता है, निवेश करता है। और फिर हम क्या करते हैं, वो सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं जो अर्थव्यवस्था में हमारे विद्यमान हैं। वो समस्याएं हमने आपको पहले ही बता दी हैं कि पहली समस्या क्या है, संसाधनों की उपलब्धता। दूसरी समस्या हमारे सामने क्या है, उन संसाधनों का किस प्रकार हम वितरण करें, उन संसाधनों का किस प्रकार समुचित वितरण करें ताकि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है जो खुद से अफोर्ड नहीं करता है कुछ सर्विसों को, कुछ गुड्स को, वो उन सर्विसों को कम मूल्य पर प्राप्त कर सके। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, हमारे यहाँ वितरण प्रणाली चलती है। उसके तहत क्या होता है कि गेहूं 2 रुपए में मिलता है, 3 रुपए में मिलता है, चावल 2-3 रुपए में मिलता है, दालें मिलती हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये व्यवस्था इसके अंतर्गत लाई गई है ताकि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है जो अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता है, अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए वस्तुओं और सेवाओं को अफोर्ड नहीं कर सकता है। सेवाओं में आपका हॉस्पिटल आता है, जैसे सार्वजनिक अस्पताल है, हॉस्पिटल खुले हुए हैं सरकारी, तो वहां पे आप जाते हैं, 1 रुपए का पर्चा बनता है, आपकी दवा हो जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो समाज के निचले पायदान पर विद्यमान है, जो सारी व्यवस्थाओं को नहीं खरीद सकते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल में जाके फीवर आने पर ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं, वो बामुश्किल ही खुद का पेट भर पा रहे हैं, तो वो बड़े हॉस्पिटल को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया कि अस्पताल बनवा दिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ताकि वो अपना जीवन जो है वो सरवाइव कर सके। तो ये है उनकी बेसिक नीड्स जो उनके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उत्पादन करने के लिए निवेश बढ़ाना पड़ेगा। निवेश कौन करेगा, लाभ करेगा, और ये निवेश इतना आसान काम नहीं है। ओके गाइस, तो इन सारी समस्याओं को समाधान के लिए एडम स्मिथ महोदय ने, फिर से वही महाशय, ये शुरू से ही चले आ रहे हैं और ये लास्ट तक चले जाएंगे, कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर आपको सुनने का मिलेगा। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए एडम स्मिथ जी ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन, हमने पहले ही आपको बता दिया है, प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है वेल्थ ऑफ नेशन क्या है, एडम स्मिथ जी कौन है। तो आप पिछली क्लास को कर लें तब ये वाली क्लास करें। तो एडम स्मिथ जी ने क्या किया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1776 में और पहली औपचारिक आर्थिक प्रणाली के बारे में बताया जिसे हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। जिसे हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, यानी कि बाजार अर्थ व्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। तो गाइज, पहली बार एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, क्योंकि उस समय अमेरिका जो था वहां पे पूंजीवाद यानी कि पैसे की डिमांड ज्यादा थी। अमेरिका के लोग हम जैसे लोग नहीं थे। वो कहां से आए थे, अमेरिका के लोग सारे इंग्लैंड ब्रिटेन वगैरह से आए हुए थे, लंदन से आए हुए थे। क्यों आए थे, वहां के जो चोर उचक्के थे ना, उनको भगा दिया था ब्रिटेन ने, कहा नहीं नहीं तुम यहां से खिसक लो। तो वो लोग क्या किए, जाके अमेरिका में बस गए। अब अमेरिका में चोर उचक्कों की बस्ती बस गई। आपको लगता है अमेरिका पहले शिक्षित था? ना ना, बिल्कुल नहीं, गलत फहमी नहीं रखिए। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, आपको पूरा समझ में आए। सारे चोर उचक्के जो इंग्लैंड ब्रिटेन के थे वो सब अमेरिका में जाके रहने लगे। फिर धीरे धीरे उनका ग्रोथ होने लगा। लेकिन हाँ, ये था कि वो पढ़े लिखे थे, उनके अंदर थोड़ी सी समझ थी, तो वो जो है पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा रहते थे। तो एक कॉन्सेप्ट आया बाजार अर्थव्यवस्था का, और वो कॉन्सेप्ट क्या
मार्केट इकोनॉमी, एडम स्मिथ जी ने ये बताया कि सबसे पहले पॉइंट ये है कि ये सबसे पहली औपचारिक आर्थिक प्रणाली है। औपचारिक का मतलब है जिसको मान्यता मिल गई हो, जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हमने कहा ना हम पैसे कमाएंगे, कोई हमें पैसा दे नहीं, क्योंकि भारत जो है वो तो अलग ही क्राइटेरिया पे काम करता है, उसका सिस्टम सारा अलग है, सबसे अलग है वो। तो सबसे पहली आर्थिक औपचारिक प्रणाली कौन सी है? बाजार अर्थव्यवस्था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक प्रणाली सबसे पहले आई, आर्थिक औपचारिक प्रणाली सबसे पहले आई, तो एक ऑप्शन रहेगा बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था और चौथा ऑप्शन जो रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना है? बाजार अर्थव्यवस्था। और दूसरी बात यह है कि एडम स्मिथ जी ने इसे क्या कहा? एडम स्मिथ जी ने इसे कहा द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। एडम स्मिथ जी ने इसे कहा द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। तो द सिस्टम ऑफ, उसे हम कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। ओके गाइस, अब हम अगले बिंदु की तरफ चलेंगे कि अगला बिंदु एडम स्मिथ जी ने क्या बताया। तो ये तो उनकी पुस्तक की बातें रही, आप इन्हें दो बिंदुओं को नोट कर लें। पहला, सबसे पहली औपचारिक आर्थिक प्रणाली, और दूसरा एडम स्मिथ जी ने इसे कहा द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। ओके गाइस, अब हम इसे इरेज कर देंगे। अब हम इसमें नोट करेंगे, तो इस अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार तीसरा बिंदु क्या है हमारा कि जो गुड्स और सर्विसें हैं, जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनका उत्पादन जो है वो मांग और आपूर्ति के अनुसार किया जाएगा। यानी कि गुड्स एंड सर्विसों का उत्पादन किसके अनुसार किया जाएगा? डिमांड एंड सप्लाई। ओके, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उस वस्तु की सप्लाई, उस वस्तु की सर्विस की सप्लाई ज्यादा होगी, उसके अनुसार किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। यानी कि जो वस्तुएं हम उत्पादित करेंगे, जो सेवाएं हम उत्पादित करेंगे, वो मांग के अनुसार होगी। इसमें यह अवधारणा विकसित हुई कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हम मांग के अनुसार करेंगे। अगर बाजार में कार की डिमांड है तो हम कार का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अगर बाजार में बाइक की ज्यादा डिमांड है तो हम बाइक का प्रोडक्शन करेंगे। ओके गाइस, तो और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना, पैसा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो और इसके लिए चौथा बिंदु क्या आया हमारे सामने कि ये जो व्यवस्थाएं थी, ये ग्रोथ रेट जो इनकी थी, इनकी ग्रोथ रेट जो थी, ग्रोथ रेट में वृद्धि करने के लिए ये क्या करते थे? श्रम विभाजन पर बल देते थे। श्रम विभाजन यानी कि लेबर डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेबर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? लेबर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक फैक्ट्री में 100 लोगों की जरूरत है, उसमें से 90 हमें क्या चाहिए? 90 लेबर वर्ग के लिए चाहिए, जो सामान को ढो सके, जो मशीनों पे बैठ के काम कर सके। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ मैनेजर भी होंगे उसमें, कुछ सीईओ भी होंगे, तो ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ इंजीनियर भी होंगे। तो अब जो लोग इंजीनियर की कैटेगरी में आ रहे हैं वो इंजीनियर की ही कैटेगरी में आएंगे। जो लोग लेबर का वर्क काम कर रहे हैं, जो लोग वस्तुओं और सेवाओं को ले जा रहे हैं, ढो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, मशीनों पे बैठ रहे हैं, इस हिसाब से
जो श्रम है उसको, जो लेबर है उसको कैटेगराइज किया गया अलग अलग भागों में। तो श्रम विभाजन पर ये डिपेंड था क्योंकि इन्हें ग्रोथ रेट जरूरी थी। अब मान लीजिए कि कोई यहां से श्रमिक है जो सामान को ढो रहा है, अब उसको बना दिया जाए सीईओ। अब वो क्या करेगा वहां जाके, उसको कुछ समझ नहीं रहेगी। तो श्रम विभाजन भारत में भी अब है श्रम विभाजन, पहले इसकी व्यवस्थाएं थोड़ी कम थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत में भी क्या है, श्रम विभाजन, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन जरूर हो रहा है। ओके गाइस, तो ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है कि डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार, डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार हम गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करेंगे, गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करेंगे और इनका जो कीमत होगी, कीमत इनकी जो होगी वो किसके द्वारा निर्धारित होगी? बाजार के द्वारा। कीमत का निर्धारण कौन करेगा? बाजार करेंगे। क्यों बाजार करेंगे? क्योंकि यहां जो है सरकार की भूमिका बिल्कुल कम है। भारत में तो ऐसी कंडीशन है कि अभी वैक्सीन भी सरकार डिसाइड कर रही है कि किसको, किस स्टेट को कितने रुपए में देना है, फिर स्टेट डिसाइड कर रहे हैं कि किसको कितने रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करना है आम पब्लिक को। लेकिन वहां पे क्या था कि बाजार प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से बाजार उत्पादन करेगा और सप्लाई करेगा, सप्लाई चेन मेंटेन करेगा और उसकी कीमत भी कौन निर्धारित करेगा? बाजार ही उसकी कीमत निर्धारित करेगा। अब इसका जो रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन कौन करता था? इन वस्तुओं और सेवाओं का रेगुलेशन कौन करता था? यानी कि रेगुलेशन कौन करता था? तो प्रतिस्पर्धा जो होती थी, जो रेगुलेशन होता था वो बाजार प्रतिस्पर्धा पे था। वो बाजार प्रतिस्पर्धा पर था। यहां पे सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, सरकार कुछ रेगुलेशन नहीं कर रही थी। अगर रेगुलेशन उसका था भी तो बिल्कुल एकदम न्यून था, एकदम कम था, कहीं भी उसका ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था, इंटरफेयर नहीं था। और जो रेगुलेशन था वो बाजार प्रतिस्पर्धा था। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप 100 रुपए में एक सामान देते हैं जिसकी रेटिंग सपोज करिए कि 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट की रेटिंग है, ठीक है। अगर वही सामान जो है कोई दूसरा दे रहा है 100 ही रुपए में और उसकी रेटिंग कितनी है? 10 पॉइंट है, तो उस सामान को 9 पॉइंट वाले को आप खरीदना चाहेंगे कि 10 पॉइंट वाले को खरीदना चाहेंगे? और ये है बाजार प्रतिस्पर्धा। ओके गाइस, अब हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे कि जो मार्केट इकोनॉमी है, जो बाजार अर्थव्यवस्था है, इसमें सरकार की भूमिका क्या है? सरकार की भूमिका क्या है? ठीक है, तो पहली जो सरकार की भूमिका है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जो पहली जो सरकार की भूमिका है मार्केट इकोनॉमी में, बाजार अर्थव्यवस्था में, वो क्या है? कोई भूमिका नहीं, भूमिका नहीं, या बिल्कुल नगण्य भूमिका। नगण्य भूमिका का मतलब है सब एकदम कम, एकदम कम, इतनी कम कि उसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो क्यों है? क्योंकि बाजार इकोनॉमी है, यहां पे पैसा कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पैसे के क्षेत्र में ये जो सरकारें हैं ये नहीं आएंगी। अपने यहाँ जो निजीकरण हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ज्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर के लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, ज्यादा पैसा आपसे लेंगे, ट्रेनिंग है उनका ज्यादा पैसा लगेगा। तो इसमें क्या करती है सरकार? एकदम नगण्य भूमिका निभाती है, उसका कोई रोल नहीं रहता है। दूसरी बात ये, इसमें कर या तो लगाया ही नहीं जाता है, लगाया ही नहीं जाता है,
या बिल्कुल नगण्य या नगण्य कर, नगण्य कर। नगण्य कर का मतलब टैक्स रेट जो होगी वो एकदम कम से कम होगा, यानी कि मान लीजिए कि 0.2%। अब सोच के देखिए कितनी कम है, या 0.1%। ओके गाइस, अब टैक्स नहीं लगाएगा ये, और ये है बाजार अर्थव्यवस्था। लाभ ज्यादा होगा, लाभ जितना ज्यादा उत्पादन करेंगे। टैक्स क्या करता है, टैक्स स्लैब होती है, आप जानते हैं भारत में प्रति वर्ष जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें टैक्स स्लैब डिफाइंड होती है कि 2.5 लाख से ऊपर पे कितना लगेगा, 5 लाख से ऊपर कितना लगेगा, 10 लाख से ऊपर पे कितना टैक्स लगेगा। तो जब टैक्स लगाएगी ही नहीं गवर्नमेंट, तो क्या उत्पादन क्या करेगा, जो फैक्ट्री वाला का मालिक है वो उत्पादन ज्यादा करेगा, लाभ ज्यादा कमाएगा, उसे लाभ ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा करेगा, निवेश ज्यादा करेगा तो आपके उत्पादन की जो फैक्ट्रियां हैं, जो उत्पादन के कारक हैं, उनको ज्यादा इकट्ठा करेगा, उत्पादन कार्य बढ़ेगा। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश बढ़ाना पड़ेगा, और जो टैक्स रेट कम होगी तो उत्पादन फैक्ट्रियों को लगाने में ज्यादा आसानी होगी, उत्पादन बढ़ेगा। और उस उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, उस उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होगा लाभ कमाना। 2 बिंदु आप नोट करिए सरकार की भूमिका में, फिर हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं। तीसरा बिंदु यही नीचे ही लिख लेते हैं। तीसरा बिंदु ये है कि इसमें जो रेगुलेशन है, ठीक है, रेगुलेशन जो है, रेगुलेशन जो सरकार का एकदम कम होता है, कम रेगुलेशन होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये व्यवस्था जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का बाजार में जो प्रतिस्पर्धा होती है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की, वो ज्यादा मायने रखती है। इसलिए सरकार इसमें रेगुलेशन की भूमिका जो है वो कम होती है। सरकार की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कम से कम रेगुलेशन लगाती है। जैसे सपोज करिए कि आप एक फोन खरीदते हैं, प्रतिस्पर्धा का मतलब हम समझा देते हैं आपको। आप एक फोन देखते हैं फ्लिपकार्ट पे, वो फोन है 15,000 का। ओके गाइस, वो फोन है 15,000 का, और उसमें फीचर क्या आ रहे हैं, आपकी 4 GB की रैम है और 64 GB रोम है। लेकिन आप अमेजोन पे जाते हैं और वहां पे 15,000 सेम प्राइस में आप देखते हैं कि 6 GB रैम है और उसके बाद में 128 GB जो है आपका रोम है। तो आप क्या करेंगे, अमेजोन से 15,000 वाला फोन बाई कर लेंगे। क्यों बाई कर लेंगे, आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लाभ उसमें ज्यादा हो जा रहा है। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब यही है आपका, जो हमने अभी एग्जांपल से समझाया। तो जो सरकार की भूमिका होती है रेगुलेशन की, वो भूमिका एकदम नगण्य होती है, बिल्कुल भूमिका नहीं होती है गवर्नमेंट की। तो आपने इतने बिंदुओं को नोट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब समय धीरे धीरे बीतता गया और जो गतिविधियां, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो निजी क्षेत्र में समन्वित होती रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद पे फिर समय बदलने के साथ में एडम स्मिथ जी के जो विचार थे, जो उन्होंने एक विचार दिया था, क्या कि उन्होंने एक विचार दिया, वो विचार था द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी, द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। और उसके बाद जो बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत था, ये आगे 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। और वो शाखाएं थी, पहली मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। और दूसरी क्या थी, यहां पे लिखते हैं, दूसरी जो थी वो थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कैपिटलिज्म इकोनॉमी। ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, जो सड़कें बनी हुई हैं, जो
प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, किस लिए? लाभ कमाने के लिए। उस पे क्या होता है? उनका स्वामित्व होता है। जो बना रहा, जो मेन ऑनर होता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। उसका मतलब क्या होता है कि जो संपत्ति है, जो संपदा है, जो वेल्थ है, जो उत्पादनकारी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, सड़कें हैं, फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, मशीनें हैं, उन सब पर किसका होगा? उसका, उस मालिक का होगा जिसने उन्हें स्थापित किया है। और वो किसमें शामिल होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और दूसरा, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हम जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिन सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उन सेवाओं, उन वस्तुओं का उत्पादन करने के पश्चात हम उन्हें बाजार में ले जाते हैं। जिस हिसाब से डिमांड होती है उस हिसाब से हम एक्सचेंज के माध्यम से, एक्सचेंज का मतलब अभी हम बताते हैं, एक्सचेंज के माध्यम से उन वस्तुओं को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, यानी कि लेन देन करते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये है कि जैसे आपको सब्जी खरीदना, आप मार्केट जा रहे हैं, तो जब तक आप सब्जी वाले को पैसा नहीं देंगे वो आपको सब्जी बिल्कुल नहीं देगा। ये है एक्सचेंज, यानी कि सब्जी का और पैसे का एक्सचेंज। आप उसे पैसा दे रहे हैं और वो आपको क्या दे रहा है? सब्जी दे रहा है। ओके गाइस, तो ये हो गई आपकी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। और दूसरे बिंदु पर हमने पढ़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी। ये बेसिक चीजें हैं, किसी भी एग्जाम में ये कहीं भी पूछा जा सकता है। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। आज की क्लास यही होगी। कल की क्लास में जो हम इसके दो और अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, उन दो अर्थव्यवस्थाओं के पढ़ेंगे, जिसमें दूसरी अर्थव्यवस्था है गैर बाजार अर्थव्यवस्था, जो कि चाइना और सोवियत संघ में रही है। उनमें भी हम पढ़ेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और उन्हें भी जेएम कीन्स ने ही दिया है। और उनकी पुस्तक वही है, कौन सी? हमने जो पहले बताई थी। क्लास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि उसके बाद हम पढ़ेंगे जो तीसरी अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो तीसरी प्रणाली है, उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम ये पढ़ेंगे कि भारत किस हिसाब से मिश्रित अर्थव्यवस्था तक पहुंचा, और सोवियत संघ, चाइना, इन देशों में कौन सी अर्थव्यवस्थाएं काम कर रही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सोच पाया कि जेएम कीन्स की पुस्तक कौन सी, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक का नाम है। पिछली क्लास करने आपको पता चल जाएगा। तो ओके गाइस, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हमने आपको बता दिया क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर अर्थव्यवस्था को, विभिन्न अर्थव्यवस्था की प्रकृति के आधार पर उसे विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे। और उसके बाद आपकी बेसिक क्लासें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो बेसिक समझ सके। बेसिक बातें बहुत ज्यादा किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।